स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मदन राठौड़ जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लगातार कई मीडिया संस्थान उनसे इंटरव्यू के लिए समय ले रहा है। कुछ लोगों को इंटरव्यू मिल भी गए हैं, लेकिन आप समझिए एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल होते हैं जो बार बार लीडर्स की ओर उछाले जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी और दीपक व्यास भी हैं, और एज एन एंकर भी आपके सामने कई बार हम आते रहते हैं। कई इंटरव्यूज हमारे आप लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। आज एक रैंडम गेम है जो मैं खेलना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मदन राठौड़ का इंटरव्यू लेते, मान लीजिए मैं लेता, तो मैं कौन से दो सवाल जरूर पूछता, वो मैं बताऊंगा। अगर आपके पास आता, आप क्या पूछते और उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, उसको थोड़ा सा खंगालने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये जान रहा हूं कि दूसरे मीडिया संस्थानों ने मदन राठौड़ से क्या क्या पूछा है ना। तो शूट, कौन से दो सवाल होते हैं? मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है, क्योंकि मैं मदन राठौड़ को जानता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, वो दिन याद कीजिए जब 2013 में आप चुनाव लड़ रहे थे सुमेरपुर में, और जब आप गाड़ी की धूल उड़ाते हुए यहाँ से वहाँ पहुँचते थे, किसी तरीके से विधायक बन जाएं, बस इतना आपकी इच्छा थी। क्या उस वक्त आपने कभी, आपके दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल आया था कि कभी आप प्रदेश के इतने बड़े पद पर पहुँच सकते हैं? ये मेरा उनसे पहला सवाल होता अगर मैं उनसे बात कर रहा होता, क्योंकि मैंने उनको देखा उनकी यात्रा। थोड़ा सा ना वो कपिल शर्मा शो वाला टाइप का भी क्वेश्चन है कि इतना कुछ करने के बाद कपिल शर्मा शो पर आकर कैसा लग रहा है। नहीं, कपिल शर्मा शो, मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे शो पे आने के लिए मैंने नहीं बोला है ना, इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने ये चीज़ कही है कि उस वक्त क्या आपके मन में ख्याल आया था, है ना। मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नहीं, मोदी का फ़ोन के पास बहुत लेट आया। मेरे ख्याल से मोदी का फ़ोन तो अभी अभी की बात है। ये उस अरसे की बात है जब मदन राठौड़ को कोई जानता भी नहीं था। अच्छा। और ये तो मैं तो ये बता रहा हूँ, मदन राठौड़ राजपूत नहीं है, ये भी कई लोगों को नहीं पता था। ये भी हाल ही में पता चला जब लोगों ने गूगल किया। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, और मेरे शोज़ के अंदर तो वो लगभग आप ये समझिए हर तीसरे चौथे दिन बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आकर के बैठते रहे, और बहुत अच्छी उनकी समझ रही है बहुत। और फिर वो सचेतक भी बने। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष बन जाना, ये उनके, ये मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो बन सकते हैं। तो ये कपिल शर्मा जैसा सवाल नहीं है बिल्कुल भी। ये बड़ा गंभीर नोट पे मैं उनसे सवाल पूछता। और दूसरा दूसरा क्या रहता? दूसरा सवाल, जब कोई नया फेस होता है, जैसे मदन लाल सैनी बने थे, मदन अब राठौड़ बने, एक डर हमेशा रहता है एक व्यक्ति के मन में कि मुझे लोग या संगठन के वो बड़े नेता एक्सेप्ट करेंगे नहीं, या फिर मुझे वो, मेरा वो इकबाल होगा कि नहीं होगा जो एक नेता के तौर पर। हालांकि बीजेपी में ऐसा होता है। ये हमने सवाल तब भी पूछा था जब भजन लाल मुख्यमंत्री बने थे। यही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहीं उनके मन में है कि नहीं है, ये मैं टटोलने की कोशिश करता दूसरे सवाल में उनसे। कुछ क्वेश्चन आपको रखने पड़ते, 200-300 सवाल उसकी कड़ी में रखने पड़ते हैं ना। अभी भी मैंने जब भी इंटरव्यू किया, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं रखा। मैं अपने दिल से पूछना शुरू करता हूँ। दीपक, मोटे तौर पे यही सवाल होते हैं या कुछ और भी आपके मन में आता है मदन राठौड़ से पूछने के लिए? देखिए, मैं यदि उनका इंटरव्यू लूँ तो मुझे अभी मैं ये पूछूंगा कि एक तो बड़ी बात ये होती है कि आज से पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, आप चाहे सीपी जोशी एक मतलब प्रदेश अध्यक्ष जब बने तो उससे पहले वो लोकसभा के सांसद भी थे 2 मरतबा के, और तीसरी बार वो फिर बने हैं। मैं उनसे ये पूछता कि बहुत बड़ी पहचान के तौर पर आपकी पहचान नहीं मानी जाती पूरे राजस्थान के अंदर, तो आप उस मतलब खुद को किस तरीके से स्थापित करेंगे राजस्थान की राजनीति में? जैसे गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी अमूमन कहा जाता था, लेकिन डोटासरा ने खुद को स्थापित किया। तो ऐसे मतलब आप खुद को किस तरीके से स्थापित करेंगे? और दूसरा, एक अमूमन ये माना जाता रहा है कि एक रबर स्टैंप के तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जब सत्ता होती है आपके किसी भी राज्य के अंदर, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री के रेमोकर्म पर बना दिया गया है। ऐसा होता भी है। और कांग्रेस के भीतर में खासतौर पर देखा, जब डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिस भी सिचुएशन पर बनाया गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो पहुंचे, उनको कुकस में एक होटल से लेकर वहां पर पुराने प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर बर्खास्त करके, तो उसके बाद में उन्होंने डोटासरा ने पैर छू लिए थे। तो ये परंपरा क्या बीजेपी के अंदर भी देखने को मिलेगी कि क्या संगठन जो है वो सत्ता के आगे झुका हुआ मिलेगा, या संगठन जो है खुद का एक नया मतलब खुद को नए तौर पर स्थापित करेगा? ये मेरा बड़ा सवाल होता। दूसरा, मैं ये पूछता कि क्या जिस तरीके से आपका टिकट काटा गया था, बहुत ज़्यादा मायूस थे, आंखों से आंसू निकलने की स्थिति आपकी थी, तब आपने क्या सोचा था कि पीएम मोदी का फ़ोन या उनके माध्यम से किसी दूसरे ने बात की और वो चार्टर वगैरह जब भी आया, जब आपको समझाया गया था, तब आपने सोचा था कि आपके लिए कुछ इतना बेहतर सोचा हुआ है और इस ऊंचे मुकाम तक सोचा हुआ है? ये कुछ एक सवाल होते मेरे। दुख के आंसू से खुशी के आंसू तक का सफर। मैंने जितने भी इंटरव्यूज उनके अभी पढ़े, खासकर प्रिंट मीडिया की पहुंच उन तक काफ़ी रही। मैंने जो सवाल पढ़े उसमें मेजॉरिटी में फोकस लोगों का इस बात पर था कि कैसे बीजेपी के अंदर की फूट को टटोलने की कोशिश की जाए।
है ना। और अधिकतर पत्रकारों का फोकस उस बात पर था। मदन राठौड़ इस सवाल से इतर का चेहरा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। आपको क्या लगता है, वो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग उस इंटरव्यू में होती जो आप लेते या नहीं होती? आगे होती, क्योंकि मदन राठौड़, मैंने बोला ना कि मदन राठौड़ आगे सवाल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मदन राठौड़ वो विराट छवि के व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके ऊपर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए रहेगी कि वो एक ऐसे वटवृक्ष, जब बीजेपी जैसे वटवृक्ष के अगर वो कप्तान है, तो सारे के सारे लोग जो ऑन बोर्ड हैं वो सब के सब साथ रहे और एक ही दिशा में जोर लगा रहे हो। यहाँ कई फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनसे कि आप फायदा ले सकते हो, लेकिन वो फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो दूसरी दिशा में जोर लगा रहे हैं और वो बड़े लोग हैं, वो जाइंट्स हैं। उनको आप साथ में कैसे लेकर के आएंगे? ये नाम तो हालांकि उनके सामने अगर सीधे फेंक दिए जाएं तो थोड़े असहज हो जाएंगे वो भी, और अभी भी उनको वक्त लगेगा कैसे उन नामों के साथ में डील करना है। लेकिन ये उनके लिए चुनौती है और ये पूछा जाना जरूरी है कि उन लोगों को साथ में कैसे लाओगे, कैसे उन लोगों के साथ में काम करना शुरू करोगे और कैसे उन लोगों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे कि वो आपके पास ये सोच करके नहीं आए कि यार अब इससे बात करनी पड़ेगी क्या। एक बड़े लोगों की ये भी सोच होती कि अब इससे बात करेंगे, इससे इजाजत लेंगे क्या। तो उस तरह की छवि का एक निर्माण करना पड़ता है जहाँ पर अपने आप ग्रूम भी करते हैं और सामने वाले को साथ भी लेकर के चलते हैं। और इसी पॉइंट पर आते हुए मैं बताता हूँ कि मैं थोड़ी सी, अगर मैं होता तो मैं थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स शुरुआत करता, और इसी पॉइंट की वजह से करता, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पर है कि मदन राठौड़ किस तरह से टीम बनाएंगे। टीम मदन राठौड़ क्या होगी, मैं उस पोर्शन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी जानने के लिए। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे और सतीश पूनिया पूरी तरह से एक्टिव थे, हमें 4 कद्दावर चेहरे एक साथ हर बैठकों में दिखते थे। गजेंद्र सिंह शेखावत भी आएंगे, राजेंद्र राठौड़ भी आएंगे, सतीश पूनिया तो वहां मौजूद रहेंगे ही नहीं, एक चेहरा हर बार की तरह नदारद रहता था। ठीक है, वही जमावड़ा हम लोकसभा चुनावों के दौरान नहीं देख पाए, और एग्जैक्टली सीपी जोशी की भी किसी टीम को हम टीम सीपी जोशी कहकर बुलाने की स्थिति में नहीं है। अब मदन राठौड़ जब आए हैं तो टीम मदन राठौड़ क्या होगी, किस तरह की होगी? पुराने और नए का मिश्रण होगी या अपना कोई अलग एक्सपेरिमेंट होगा? मेरा इसी पर विशेष तौर पर फोकस रहता। मुझे तो ये लगता है कि मदन राठौड़ एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी है, और यदि वो टीम बनाएंगे तो जो जितने क्षत्रप बीजेपी के अंदर मौजूद हैं राजस्थान के अंदर, उन क्षत्रपों से वो पहले मेल मुलाकात करेंगे और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में BL संतोष, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनसे मुलाकात की है। उसके बाद में ओम माथुर से भी मिला है। ओम माथुर 2008 के जो विधानसभा चुनाव थे उनकी अगुवाई में लड़ा गया था राजस्थान के अंदर, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के अंदर उनकी तूती बोलती है, तो ऐसे में वो उनसे भी मिले हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में उसी, हाँ बिल्कुल उसी पाली से ही है वो भी, तो ऐसे में उनसे मुलाकात भी की। और ये आपको, क्योंकि जिस तरीके से तारीख अभी ऐलान नहीं हुआ है उनका, ये है कि वो अगस्त के पहले हफ्ते में ज्वाइन कर सकते हैं, अपना पदभार संभाल सकते हैं, कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि पहले वो मुलाकातों का सिलसिला चलेगा। राजस्थान के जितने क्षेत्र में, खासतौर पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहले रह चुके हैं या बड़े चेहरे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कार्यकारिणी में आपकी तरफ से किसको लिया जा सकता है, या आप किसी का नाम सजेस्ट करें जो संगठन के लिए बेहतर काम कर सकता है, आपका अनुभव है, मैं नया हूँ, ये तमाम बातें उनकी तरफ से रखी जाएगी, जिससे कोई विवाद की स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो। जब भी कोई कप्तान होता है, पहली कोशिश उसकी ये होती है कि उसको उसकी पसंद की टीम मिले, लेकिन कई बार एसोसिएशंस की ज्यादा चलती है और एसोसिएशन कप्तान को अपनी टीम देते हैं कि तुम्हें इसके साथ खेलना है ना। और ऐसी स्थितियां हम कई बार राजनीतिक दलों में देख चुके हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, किस तरह की टीम इमेजिन कर रहे हैं हम, किस तरह की हो सकती है, किन चेहरों को हम उस तरह से देखेंगे जैसे हम सतीश पूनिया के आसपास देखा करते थे। मदन राठौड़ के पास वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो उतनी ही एग्रेशन के साथ आगे चल पाए जितना सतीश पूनिया चलते थे? देखिए, मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो अब ये तय मानकर चलिए कि कोई बहुत बड़ा चेहरा तो उनकी कार्यकारिणी में शामिल होगा नहीं। जैसा 2013 के अंदर जैसा जो वाकया हुआ था वैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि 2013 का यदि आपको जानकारी हो तो अरुण चतुर्वेदी को पद से हटाकर वसुंधरा राजे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और उसी वसुंधरा राजे की कार्यकारिणी में अरुण चतुर्वेदी प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे। तो ये ठीक स्थिति वैसी थी जो महाराष्ट्र में हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते तो उनके उप मुख्यमंत्री वो देवेंद्र बने। तो ऐसी स्थिति यहाँ राजस्थान में संगठन में हो चुकी थी। लेकिन खैर ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं ऐसी देखने को मिलेगी, कुछ होगा, लेकिन इन्हीं मौजूदा कार्यकारिणी में से कुछ चेहरे रिपीट हो जाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपको, हाड़ौती के चेहरे कौन होंगे, उसके लिए बाकायदा उनके ओम बिरला से भी बातचीत होगी,
वो वसुंधरा राजे से भी बातचीत करेंगे कि आपके क्या कुछ लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, किन लोगों को एडजस्ट किया जाना चाहिए। उनकी मुलाकात राजेंद्र राठौड़ से भी होगी। लेकिन हम यदि बड़े चेहरों की बात करें तो हम ये नहीं मान सकते कि राजेंद्र राठौड़ जैसे कोई उनकी कार्यकारिणी में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यदि पुराने, हाँ नहीं कहा जा सकता। अगर कप्तान अपनी टीम खुद बना रहा है तो, या फिर एसोसिएशन टीम दे रहा है देखिए तो? दोनों ही चीज़ों में मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ को उनकी कार्यकारिणी में भेजा जाएगा, या प्रभुलाल सैनी हो सकता है, एक चेहरा हो सकते हैं, या जो पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं जिनको इस बार टिकट नहीं मिल पाए, या जो टिकट मिला जो हार गए चुनाव, वो इस कार्यकारिणी के भीतर हो सकते हैं, ऐसा चेहरा। मोटे तौर पर इस पर एग्री करें, आगे बढ़े? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, यही होगा। कोई बहुत बड़ा नाम आप नहीं देखेंगे कि किसी को बेइज्जत करके या फिर किसी को इस स्थिति में डाला जाएगा कि वो उसने वर्षों की राजनीति के बाद में उसको कहीं उपाध्यक्ष या फिर महासचिव के पोस्ट पे ले जा करके उसको सेटल किया जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा दीपक का एनालिसिस, बिल्कुल 100% सही है। ये उस दौर में भी बड़ा हो सकता था जब आप विपक्ष में होते हैं, और चुनाव से ठीक पहले यदि नया प्रदेश अध्यक्ष बना होता तो हो सकता है कि बड़े चेहरों को इनकी कार्यकारिणी में शामिल कर दिया जाता। लेकिन अभी आपके पास 4.5 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव के दौरान, और ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, मैं भी मोटे तौर पर सहमत हूँ इस बात से, और इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये था कि अब मेरे को ये जानना है कि मदन राठौड़ की टीम किस तरह की होगी। मैं हाइपर एक्साइटेड हूँ इसे लेकर। बरा सीएम भजनलाल के पहले रिपोर्ट कार्ड के तौर पर इस चीज़ को देखा जा सकता है। राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है, फर्स्ट रैंक मिली है राजस्थान को निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में। जून 2024 में राजस्थान को 76.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान मिला है, जो कि पूरी तरह से भजनलाल के खाते में जाता है। निःशुल्क दवा योजना अब ठीक है आज की डेट में अगर जाता है, लेकिन निःशुल्क दवा योजना बहुत पुराना काम है, बहुत पुराना। निःशुल्क दवा योजना और फिर उसके बाद निःशुल्क जांच योजना, इसका क्रेडिट आज की डेट में बेहतर काम करते हुए भले ही सीएम भजनलाल के पास में जाए, लेकिन ये जो ब्रेन चाइल्ड है जिसे कहते हैं, ये कंसीव आइडिया गहलोत ने किया था और वहीं से इसका उद्भव हुआ। उसके बाद राजस्थान ने हर साल दर साल इसमें बेहतरीन काम किया। निःशुल्क दवा योजना आप पड़ोसी राज्य में जाकर के देखिए, नोएडा में दीपक ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। वहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए और सरकारी डिस्पेंसरी पर जाता है, वहाँ हाल क्या होता है ये पता चलता है उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में आप देखिए डिस्पेंसरीज पे आप जाएंगे, आपको बस एक अपना आधार कार्ड का नंबर बोलना है और नंबर बोलना बस होता है। उसके बाद में आप अंदर जाइए, आपकी बीमारी का इलाज होगा, और अगर वो इलाज वहाँ अवेलेबल नहीं है, खट से आपको रेफर किया जाएगा, सैटेलाइट जाइए या फिर जिला अस्पताल जाइए। दवा योजना के नाम पर राजस्थान ने जो काम किया, और मैं इसको सरकार, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी तो सोचिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ही इम्प्लीमेंटेशन है। कांग्रेस योजनाएं तो बहुत अच्छी लाती हैं, उनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी आती है वो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आती है, जो ढंग से नहीं हो पाती है। अगर जब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी हमारी योजनाओं को बंद कर रही है या उन पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे वक्त में मुफ्त निःशुल्क दवा योजना का देश भर में नंबर 1 राजस्थान का बनना अपने आप में क्रेडिटेबल है। अगर मुझे नहीं पता ये आंकड़े, क्योंकि आंकड़े तो साल भर के होंगे, ये आंकड़े ऐसे तो है नहीं कि पिछले 6 महीने के, और 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया होगा ये भी समझ में नहीं आता। क्योंकि बीच में इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, लोकसभा का एक बहुत बड़ा टेन्योर गुजरा जब आचार संहिता लगी हुई थी। इस बीच में सरकार में मंत्रिमंडल क्या होगा यही तय करने में बहुत बड़ा वक्त बीता। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे तो कभी कोई अब उस तरीके से गया ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन तो अब शुरू होगा जब बजट आया है। पहला आपने ये कह रहे हैं कि ये रैंक मेंटेन करते हैं कि नहीं, उस पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा? उस पर रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल बनेगा। मैं इसे मिला है, बिल्कुल अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अभी इस लेवल पे ये कहना कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उनको जाना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है। अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा हालांकि किस हद तक रहेगी, कितनी सीमा रहेगी, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। 5 से 10% हो सकती है राजस्थान में, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आपने एक बात को नोट किया, ये वेलकम स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है, पर एक पॉलिटिकल स्टेप भी है। मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये मतलब एक फैसला युवाओं के हित में, तो अब मान ही सकते हैं कि ठीक है उनको तरजीह दी जाएगी इसके अंदर जो अग्निवीर योजना में जो शामिल होंगे, उसके बाद में वापस जब बाहर निकलेंगे तो उनको चाहे जेल प्रहरी हो या वन रक्षक हो या फिर जो पुलिस की भर्ती हो, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि उसका एक तरीके से कितने क्षेत्र में उनको आरक्षण दिया जाएगा, इसका ये सब चीज़ें बात की बात है। अच्छा फैसला है, लेकिन इस सियासत से परिपूर्ण फैसला भी है, और वो इसलिए है क्योंकि लगातार अग्निवीर को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। आप पूरा का पूरा जब से अग्निवीर योजना इन्होंने लागू की, उसको लेकर अग्निपथ अग्निवीर जो बनेंगे उसमें, तो ये जब से शुरू किया गया तब से इसका विरोध हुआ। राजस्थान में खास तौर पर हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले को लगातार उठाया, आरएलपी ने, और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव मान लीजिए, विधानसभा का चुनाव मान लीजिए, विधानसभा चुनाव में भी इसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से बुलाने की कोशिश की।
पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के अंदर इसको राहुल गांधी ने भी बार बार इस योजना पर हमला बोला था। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये जो फैसला राजस्थान ने किया है कहीं ना कहीं विपक्ष को चुप कराने के तौर पर, या विपक्ष जो लगातार इसका विरोध कर रहा है तो उस पर काबू पाने की कोशिश के तौर पर मैं देखता हूँ इसे। मेरा ये कहना है कि जब अग्निपथ आई, अच्छा ये भी तय है कि अगले 5 साल एनडीए की गवर्नमेंट है, मतलब अग्निपथ अभी तो है। आईएनडीआईए का वादा था कि भाई अगर हम आएंगे तो हम अग्निपथ को हटा देंगे। जब नतीजे आ गए और बीजेपी को ये महसूस हुआ कि आज हमारी जो स्थिति है या आज हमारे जो नंबर्स हैं उसके पीछे एक कारण अग्निपथ भी है, उसी के बाद राज्यों ने 10-10% आरक्षण की घोषणा करना शुरू की, जिसमें उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, यूपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और इसी कड़ी में राजस्थान भी आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेप ज्यादा है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग सबसे ज्यादा कमियां निकाल रहे थे और जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां इस तरह की घोषणा उन्होंने अब तक नहीं की है। वो तो चाहते हैं कि नहीं ये स्कीम पूरी तरह से फेल हो जाए, लोगों के अंदर वो गुस्सा रहे। मैं इस अग्निपथ स्कीम को 2 तरीके से देखता हूँ। पहला, देश की जरूरत, दूसरा उस व्यक्ति की जरूरत जो अग्निवीर बन रहा है अग्निपथ स्कीम के तहत। पहले हिस्से पे आते हैं। पहले हिस्से को लेकर जो क्लियरिफिकेशन दिया कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, और बहुत बड़ी बात की कि हम इस अग्निपथ स्कीम के जरिए देश की सेना को युवा करना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मैं सेना की भी डिमांड थी। हाँ, और मैं इस सेना को समझता हूँ क्योंकि मैं लगभग पूरी जिंदगी कैंटोनमेंट के अंदर रहा हूँ, है ना। तो सेना के अंदर आप ये देखेंगे कि जैसे ही एक लेवल के बाद में आप देखते हैं जवान कितने होते हैं, ऑफिसर्स देखेंगे जो लेफ्टिनेंट है उससे ऊपर जैसे से आप जाएंगे आपको एजेड दिखाई देंगे। जैसे आप सूबेदार तक पहुंचेंगे तब तक आपको पता चलेगा कि कईयों की दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हमारी तरह। वो उस ऊर्जा क्षमता के साथ में मैदान में परफॉर्म क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरा विषय हो सकता है। इसके पीछे कई भावनात्मक चीजें भी हैं, क्योंकि लोग कहेंगे भाई सेना का जवान वंस आर्मी मैन इज ऑलवेज वो जवान रहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ कई चीजें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउन होते हैं सारी चीजें, तो उसमें युवा जरूरी है। तो ये बात हो गई, लेकिन उस युवा व्यक्ति का क्या, वो 5 साल 6 साल बाद में क्या करेगा? उसको भी अपना घर चलाना है साहब। वो सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा और घास की रोटी खा ले, हर कोई राणा प्रताप नहीं होता। उसके बारे में सोचना जरूरी था। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। मैं पर मेरे साथ जो एक दूसरी बात है वो ये है, राजस्थान को इसमें पहल करनी चाहिए थी। हाँ। राजस्थान उत्तराखंड के साथ में वो राज्य हो सकता था जो इसमें सबसे पहले अनाउंसमेंट करे। मुझे इस बात को लेकर के दुख तब हुआ जब वी वर द लास्ट, जो बीजेपी शासित, हाँ, बीजेपी शासित राज्यों में जिनकी तरफ से ये डिसीजन लिया जाना था, हम लोगों ने आखिर में इसे लेकर के डिसीजन लिया। उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान हो, 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा संख्या में आपको सेना में जवान दिखाई देंगे, और राजस्थान का तो मुकाबला ही नहीं है कोई। हम किस बात के लिए इतना डिले कर रहे थे या सोच रहे थे, या फिर इसके अंदर कुछ और भी ऐड करने की जरूरत थी? एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, जो एक्स सर्विसमैन होता है उसको ऑलरेडी आरक्षण होता है। जब वो रिटायर होकर के वापस आता है, 15 साल की नौकरी पहले हुआ करती थी, फिर 20 साल की हुई, 20 साल बाद में जब वो रिटायर होकर के या छोड़ करके आर्मी आता है या एयरफोर्स आता है या नेवी आता है, उसको ऑलरेडी आरक्षण मिल रहे होते हैं, केंद्र की नौकरियों में भी और राज्य की नौकरियों में भी, और तरजीह और मिलती है क्योंकि ये आदमी डिसिप्लिन्ड है ना। अभी भी तरजीह मिलेगी, पर क्या उस वेटेज पर, उस आधार पर उन तमाम नौकरियों में उसको आरक्षण मिलेगा? इसको और ज्यादा बड़ा बनाने की और बृहद बनाने की जरूरत है ताकि युवा अट्रैक्ट हो। एज में छूट की भी जरूरत है मेरे हिसाब से। कहीं ये ना हो जाए कि आप आर्मी की एज डाउन ला रहे हैं और ये अग्निवीर ओवर एज हो जाए। ये भी इस दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं अब एक बात और यहाँ पर करना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। नीति आयोग की बैठक से कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम तो दूर रहे, जैसा कि अपेक्षित था। तमिलनाडु के सीएम भी दूर रहे हैं। हेमंत सोरेन तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन ममता बनर्जी, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगी, वो वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा था कि मैं विरोध दर्ज कराऊंगी। तो जब वो नीति आयोग की बैठक से भड़बड़ाते हुए बाहर निकली, तभी समझ में आ गया कि वो विरोध दर्ज करा रही हैं। उनका ये कहना है कि नीति आयोग की बैठक में भी उनका माइक बंद कर दिया गया। मेरा माइक तो चालू है, दिलीप चालू है ना? हाँ, तो उनका माइक बंद कर दिया गया। और दूसरा ये है कि दूसरों को 10 मिनट बोलने दिया गया, मुझे 5 ही मिनट बोलने दिया गया। मतलब ये है कि उनका माइक 5 मिनट तो बंद नहीं था। ममता बनर्जी जो दिखाना चाहती थी, जो मैसेज देना चाहती थी, वो उन्होंने क्लियरली दे दिया है, और इसका काउंटर भी सेंटर की तरफ से आया है। इसका काउंटर ये आया है कि ये बिना बात के भेदभाव की बात कर रही हैं। आकर अपना पॉइंट उन्होंने रखा और उनको बोलने दिया गया। लेकिन वो बैठक के अंदर के विजुअल्स और मिनट्स तो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है नहीं, तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी क्या रही है। देखिए, कल जब इस तरीके की बातें चल रही थी कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे,
जो कांग्रेस शासित है या इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जहाँ पर पंजाब में सरकार है, और ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद आएंगी, मुझे तब से लग रहा था कि वो आएंगी तो जरूर, लेकिन कोई ना कोई बड़ा, जो हरियाणा में शायद कोतक बोला जाता, कुछ ना कुछ होगा उस मीटिंग के अंदर, ये मुझे पहले से लग रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा पहले से प्री प्लान था ये मामला, जैसा मतलब जितना मुझे समझ आता है कि तय था कि उनकी अदावत लगातार रही, वो लगातार उन राज्य, हाँ, और उन राज्यों में से, मतलब उन मुख्यमंत्रियों में से एक है ममता बनर्जी जो लगातार पीएम से पंगा लेती हैं, लोहा लेती हैं। और मुझे तो पूरा एक तरीके से सब कुछ तय लग रहा था कि ऐसा होगा। जब मीटिंग शुरू हुई तब भी ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं यहीं था, ऑफिस में ही था, लग रहा था कि थोड़ी देर में खबर आने वाली है कि ममता बनर्जी नाराज होकर मीटिंग से छोड़कर चली गई हैं, या मीटिंग पूरी होने के बाद में निकलेंगी तो कुछ ना कुछ वो विरोध में, सरकार के विरोध में, या मीटिंग में उनको तरजीह नहीं दी गई, इस तरीके की बातें वो बोलेंगे, ऐसा मुझे तो पूरा यकीन था, विश्वास था। और इसी स्क्रिप्ट को आगे भी बढ़ाया उन्होंने। देखिए, कभी भी कोई सीएम जब दिल्ली जाता है तो कम से कम 2-3 सेंट्रल मिनिस्टर से तो मुलाकात करके ही लौटता है। बोले इस बार समय कम है, मैं जा रही हूँ, इस बार मैं मुलाकात नहीं करूंगी। अब दिक्कत मुझे इस बात की है कि ये जो माइक बंद करने वाला एपिसोड है, लोकसभा से जो राहुल गांधी से चालू हुआ, जिसको टीकाराम जूली ने न जाने किस अंदाज में पकड़ा था कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, ठीक अगले 1-2 दिन के भीतर ही, जबकि वो क्लियरली ऑडिबल थे। और उसके बाद मैंने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुटकी ली विपक्ष की, अरे मेरा माइक बंद है, देखिए, और विपक्ष कहता है कि सिर्फ मेरा ही बंद रहता है। चीज़ों से आप राहुल के पास जाएं, उससे पहले मैं एक और बता दूं, आजकल के बहुत सस्ते सस्ते ऑनलाइन यदि आप देखेंगे तो इतने से स्पीकर और साथ में माइक भी आते हैं। मुझे लगता है कि इन नेताओं को जो विपक्ष में है, जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, सरकार की बगावत करते हैं, इनको वो ऑनलाइन किसी भी उसे मंगवा लेना चाहिए, Actually- साथ में खुद का स्पीकर और माइक खुद का साथ में रखे कि हम हमारे तरीके से बात करें। उनको अपनी डिलीवरी चाहिए होम थिएटर वाली, और काम क्या करना है क्या नहीं करना है उसका दोष मढ़ना है कि माइक बंद है। जब स्पीकर नहीं हुआ करते थे तब भी ये कहावत थी कि अपनी डफली अपना राग, तो लोग जब वो डफली बजा के अपना राग गाया करते थे, सबको यही सब चीज़ें चाहिए होती। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो दूसरी है। वो ममता बनर्जी के परिप्रेक्ष्य में आप ये समझिए कि ममता बनर्जी को राजनीति करनी आती है, उनको ये चीज़ पता थी, वो हथियार डालने वाले, अगर वो नहीं जाती तो ये प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस की तरह हथियार पहले ही डाल दिए और पूर्वाग्रह यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी है। को ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी वहाँ गई, 5 मिनट रुकी, 5 मिनट जितनी देर रुकना था उतनी देर उन्होंने अपनी बात बोली, फिर बोला भाई मेरा माइक बंद हो गया, कौन आएगा ये पूछने के लिए माइक बंद किया कि नहीं किया। अब जब माइक स्वप्निल जी के हाथ में और स्वप्निल जी खुद ही पूछे कि मेरा माइक तो बंद नहीं कर दिया, तब तो फिर ये सवाल भेजा हो जाता है। तो ऐसा ही था, ममता बनर्जी ने बाहर आकर इनेक्ट करने की कोशिश की। जब अगर स्क्रिप्ट है, मेरे को लगा हाँ बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। तो करूं कि ये बोल के लगता कैसा है, आखिर राहुल गांधी बोले हैं, टीकाराम जूली बोले हैं, वित्त मंत्री बोली हैं, ममता बनर्जी बोली हैं, तो महसूस तो करें कैसा लगता है। पर ममता बनर्जी ने मैदान में रहते हुए, युद्ध छेड़ते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश की, और वो चीज़ बहुत कहना चाहिए प्रिसाइज थी, पिन पॉइंट थी। वो अपना विरोध दिल्ली आई भी, जताया भी, और लोगों को ये भी बताया कि मैं किसी पूर्वाग्रह से नहीं गई हूँ, मैं अपने प्रदेश के लिए बेहतर करने के लिए गई थी, लेकिन ये देखो तुम्हारे प्रदेश के मुखिया के साथ में दिल्ली में क्या हुआ। अब वो उनको इमोशन बटोरने भी आते हैं, और ये इमोशंस अब उनके साथ बहेंगे। पैर में फ्रैक्चर वाले मामले को लेकर भी बहुत सहानुभूति उनको उनके राज्य के लोगों की और वैसे मिल भी चुकी है, तो उनको आता है ये सब। हाँ, बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल है आज सुर्खियों से आगे के लिए। मैं लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को भी देख रहा हूँ, राहुल भी देख रहे हैं, दीपक भी देख रहे हैं। मैंने एक बात को महसूस किया, हो सकता है कि मैंने गलत महसूस किया हो, उसको करेक्ट करेंगे राहुल और दीपक। ओम बिरला पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, या जिस तरह से स्पीकर पर तंज कसे जा रहे हैं, और स्पीकर इस बार उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से पिछले टेन्योर में हमने देखा था, क्या इसके पीछे कोई कारण समझ में आता है? अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत शुरुआत है, और शुरुआत इसलिए क्योंकि आपको इससे पिछले वाला जो लोकसभा का सत्र था, जब ओम बिरला का पहला कार्यकाल था, उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी वक्त में, जब लोकसभा का आखिरी सत्र था, उस समय उन्होंने हंगामा करने वाले विपक्ष के जो सांसद थे उनको एक साथ बड़ी तादाद में निलंबन कर दिया था। उनका निलंबन पे निलंबन चल रहा था, और विपक्ष जो है वो लगातार वहाँ बाहर आके, सिवाय संसद परिसर में खड़ा होकर विरोध दर्ज कराने के, प्रोटेस्ट करने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं था। लगातार दमनकारी नीति की बातें कर रहे थे कि सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। खैर, इस बार जब लोकसभा का जब पहला सत्र हुआ मौजूदा संसद का, तो उसमें आपने सुनी होगी एक बात, तमाम जो सांसद थे जो विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था कि इस बार
आप हमारी बात सुनेंगे, इस बार आप हमारी बात सुनेंगे, आप जो फैसला है वो इस तरीके से नहीं लेंगे, इस तरीके का वो जिक्र लेकिन सत्ता ने भी तो उनसे संरक्षण मांगा। सत्ता ने मांगा तो वो तो चलिए आप उसमें और ज्यादा गहराई में चले जाएंगे, फिर वो संख्या बल का मामला, बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। लेकिन इस बात का जिक्र बहुत सारे सांसदों ने किया था इस बार। और दूसरा क्या है कि बहुत नया मतलब नया वक्त है, नया कार्यकाल है, नई संसद है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे इसमें जब अपन बढ़ेंगे तो उसके बाद में देखना होगा। मतलब इसको इससे जोड़कर नहीं देखा नहीं जाना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर कमजोर हो गए हैं या नहीं, लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ एक फेसेस को देखा, वो जिस तरह से बोल रहे थे या जिस तरह से कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा इनके भी ऐसे दिन आ गए कि ये ऐसा बोल लेंगे। वक्त तो सबका बदलता है और किसी का भी बदल सकता है। कोई आपका पहला सवाल जहाँ से था वहीं से मेरा ये पूछना था कि साहब देखिए कैसे मदन राठौड़ प्रदेश के बीजेपी के प्रमुख बन गए। वक्त सबका बदलता है, लेकिन हाँ मैं दीपक की बात से इस बात को लेकर के एग्री करता हूँ कि ये बात इतनी जल्दी एनालिसिस करना कि ओम बिरला कमजोर पड़ गए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ओम बिरला आपको वापस उसी तेवर में दिखाई दे सकते हैं। हाँ, संख्या बल अब उस तरह का नहीं है और जिस तरह के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए हैं उस इल्ज़ाम के साथ खुद को पवित्र पाक साफ रखते हुए ये बिल्कुल प्रदर्शित ना होने देते हुए कि वो किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी सत्ता पक्ष की साइड ले रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो शायद थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधे टारगेट उनको किया जा रहा है। मैं वो कमज़ोर पड़े हैं या नहीं, लेकिन उनको टारगेट इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सदन के बाहर मैं एक चीज़ आपको और याद लेकर के आना चाहता हूँ। ओम बिरला को टारगेट करने के लिए उनकी बेटी को टारगेट किया गया कई चीज़ों को लेकर और बहुत अंडर द बेल्ट वो कमेंट्स थे। और किसी भी तरीके से आप किसी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करो, उसके बाद उसकी परिणति क्या हुई है देखिए। यूट्यूब को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप जितनी भी ये फेक न्यूज़ है सारी की सारी टेक डाउन कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री सदन के बाहर ओम बिरला की रही कि जो उनके ऊपर चींटे उछालने वाले थे उन लोगों को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक सदन चलाने वाले व्यक्ति और ओम बिरला जो 5 साल चला चुके हैं, जिनको जो प्रधानमंत्री की आंखों के तारे रहे हैं, ये कहना हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे अध्यक्ष के लिए, लेकिन उनको प्रधानमंत्री मोदी पसंद करते हैं। जिस दिन उनको अपना इकबाल दिखाना होगा उस दिन वो दिखाएंगे, और जब उन्होंने दिखाया पिछले कार्यकाल में, जैसा कि दीपक ने बताया, सदन खींच उतारने की जगह नहीं है। कुछ चेहरों को देखकर और कुछ लोगों के बोलने के तरीकों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ओम बिरला के पीछे पड़े हुए हैं। आप कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ है, लेकिन मैं ऐसे बता दूं कि ओम बिरला के कार्यकाल को देखकर तो मैं ऐसा नहीं लगता। आप राजस्थान की विधानसभा का यदि आप पिछला वाला 2013 से लेकर 18 का वक्त याद करेंगे तो उस समय के एक स्पीकर हुआ करते थे, हालांकि वो राजनीति में कहीं नजर नहीं आते हैं, बहुत वाकपटू किस्म के वो व्यक्ति थे, उम्र दराज हैं वो, मेघवाल जी। वो जब आसन पे होते थे तो उनका बोलने का क्या तरीका होता था वो भी शायद एक आम इंसान पसंद नहीं करेगा। वो अचानक अशोक पंडामी को यदि बोलने के लिए, किसी चर्चा में बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे होते थे तो एक बार तो मैंने सुना उन्होंने बोला कि आप हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो ठीक है। इसके अलावा वो नेता प्रतिपक्ष को किस तरीके से धमका दिया करते थे, डूडी, रामेश्वर डूडी, वो मतलब रोजाना उनको ऐसा देखना पड़ता था कि अब डूडी को कब डांट पड़ेगी, डूडी, अरे आपको तो आपके नेता, मतलब आपके विधायक ही नेता नहीं मानते, बैठ जाइए आप यूं ऐसे करके। तो ये थोड़ी सी गरिमा क्या है कि मुझे लगता है कि आसन पर बैठने वाले, मैं चीज जोड़ना चाहूंगा, समाप्ति की ओर है, क्योंकि आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। इस वक्त ओम बिरला को, आपको एक याद है, एक एम्पायर हुआ करते थे क्रिकेट में, स्टीव बखना, याद है ना स्टीव बखना, है ना? और नहीं, लेकिन वो अपने निर्णयों की वजह से ही बैकलैश में आए थे। नहीं, अभी जो कोशिश हो रही है ना उसको, उनको स्टीव बकनर साबित करने की हो रही है और खुद को सचिन तेंदुलकर, कि मैं बेचारा इसलिए हूं क्योंकि स्टीव बकनर मुझे गलत आउट दे देते हैं, है ना? आज तो डीआरएस है साहब, आज तो दुनिया में सारी चीजें थर्ड एम्पायर डिसाइड कर रहा है। अब वो इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है कि आप ओम बिरला को स्टीव बकनर साबित करें, और उनको पता है कैसे इससे बाहर आना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।